6 नवंबर 1917 को कॉमरेड लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचे। उस पूरी रात सेना की क्रांतिकारी टुकड़ियां और लाल सेना की टुकड़ियां पेट्रोग्राद में प्रवेश करती रहीं। बोल्शेविक पार्टी ने इन टुकड़ियों को शहर के बीचों बीच बसे विंटर पैलेस को घेरने का आदेश दिया, जहां से अस्थायी सरकार अपना शासन चलाती थी। 7 नवंबर 1917 को क्रांतिकारी मजदूरों, सैनिकों और नाविकों ने विंटर पैलेस पर हमला बोल दिया और अस्थायी सरकार के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने तमाम मंत्रालयों, स्टेट बैंक के साथ साथ रेलवे स्टेशन, डाक और तार के दफ्तरों पर भी अपना कब्जा जमा दिया। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूस के मजदूर वर्ग ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस घटना से पूरी दुनिया हिल उठी। 8 नवंबर को सर्व सोवियत की कांग्रेस ने कॉमरेड लेनिन की अगुवाई में पहली सोवियत सरकार की स्थापना की। ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? 1865 में रूस में जमींदारी को खत्म किए जाने के बाद औद्योगिक पूंजीवाद का तेजी से विकास हुआ। 1890 के दशक में बड़े पूंजीवादी उद्योगों का तेजी के साथ विकास हुआ। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ आधुनिक औद्योगिक श्रमजीवियों का भी उदय हुआ। यह श्रमजीवी जमींदारी के दौर के छोटे, हथकरघा और अन्य उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों से बिल्कुल अलग था। 1875 से 1890 के बीच पूरे रूस में मजदूरों के यूनियन उभरने शुरू हो गए, लेकिन जार की सरकार ने मजदूरों के इन संगठनों को कुचल दिया। इसके बावजूद मजदूर वर्ग आंदोलन बढ़ता ही गया और धीरे धीरे रूस के सभी जिलों में फैलने लगा। इस पूरे दौर में विशाल हड़ताल प्रदर्शन आयोजित किए गए। 1895 में लेनिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद सभी मार्क्सवादी गुटों को एकजुट करना शुरू किया और एक लीग ऑफ स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष समिति का गठन किया। ऐसा करते हुए उन्होंने एक मार्क्सवादी मजदूरों की पार्टी के गठन की नींव डाल दी। 19वीं सदी के अंत में पूरे यूरोप में जो औद्योगिक संकट फैल रहा था, वह संकट जल्द ही रूस में भी फैल गया। समय के साथ साथ मजदूरों का संघर्ष क्रांतिकारी रूप लेने लगा। आर्थिक हड़तालों से शुरू होते हुए मजदूर राजनीतिक हड़तालों पर आ पहुंचे और अंत में जनतांत्रिक आजादी के लिए राजनीतिक नारों के साथ प्रदर्शन में वो उतर आए। जारवादी तानाशाही मुर्दाबाद का नारा मजदूरों के बीच गूंजने लगा। देश भर में कई बड़ी हड़तालें होने लगी। हर जगह पर मजदूरों के राजनीतिक संघर्ष को कम्युनिस्ट अगुवाई दे रहे थे। मजदूर वर्ग के तेजी से उभरते इस आंदोलन को अगुवाई देने के लिए एक केंद्रीकृत और एकजुट पार्टी की जरूरत महसूस होने लगी। एक ऐसी पार्टी की जरूरत थी जो मजदूरों के क्रांतिकारी आंदोलन को अगुवाई देने के काबिल हो। मजदूर वर्ग आंदोलन की इस जरूरत को पूरा करने का बीड़ा लेनिन ने उठाया। लेनिन ने अपने इस लेख में कहा, हमारे ख्याल में हमें सबसे पहले एक सर्व रूसी अखबार शुरू करना चाहिए। ऐसे अखबार के बिना हम अपने प्रचार और प्रदर्शन का काम सुनियोजित तरीके से नहीं कर पाएंगे। यह कार्य आमतौर से सभी क्रांतिकारियों के लिए जरूरी है और खास तौर से इस वक्त सबसे अधिक जरूरी है। इस अखबार का नाम इस्क्रा रखा गया। इस्क्रा वाकई में सर्व रूस का एक ऐसा राजनीतिक अखबार साबित हुआ जिसने पार्टी की विचारधारात्मक और संगठनात्मक एकता बनाने की दिशा में काम किया। 17 जुलाई 1903 को रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी के दूसरे महाधिवेशन की शुरुआत हुई। इस महाधिवेशन का प्रमुख मकसद था इस्क्रा में पेश किए गए और विस्तार से समझाए गए संगठनात्मक असूलों के आधार पर एक असली पार्टी का निर्माण करना। लेकिन महाधिवेशन ने इस्क्रा द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यक्रम को अपनाया। यह कार्यक्रम मजदूर वर्ग की पार्टी का क्रांतिकारी कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम पार्टी के 7वें महाधिवेशन तक बरकरार रहा
और श्रमजीवी क्रांति के बाद 8वीं महाधिवेशन में पार्टी का नया कार्यक्रम स्वीकार किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की जार सरकार जापान के खिलाफ युद्ध में कूद गई। यह युद्ध सरमाएदारों के हितों के लिए थी, जो अपने लिए नए बाजार की तलाश कर रहे थे। रूसी जापानी युद्ध में जारवादी रूस की हार की वजह से क्रांति को तेजी मिली। 3 जनवरी 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े कारखानों में से एक में हड़ताल हुई। यह हड़ताल तेजी से फैली और एक विशाल विद्रोह में बदल गई। लेकिन हड़ताल को भटकाने के लिए पूंजीपतियों ने एक पादरी को हड़तालियों के बीच बिठा दिया। इसका अंजाम मजदूरों के कत्लेआम में हुआ। 9 जनवरी को हुए इस कत्लेआम को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना का उदाहरण लेते हुए कम्युनिस्टों ने मजदूरों के सामने जारी शासन का पर्दाफाश किया। जार की सरकार की यह खूनी दास्तान रूस के कोने कोने में फैल गई। ऐसा कोई भी शहर नहीं बचा रहा जहां जार के इस खूंखार कार्यवाही के खिलाफ मजदूरों ने प्रदर्शन न किया हो। उन्होंने अपनी राजनीतिक मांगों को भी आगे रखा। पूरे रूस में मजदूर तानाशाही मुर्दाबाद इस नारे के साथ सड़कों पर उतर आए। अक्टूबर 1905 में मॉस्को कजान रेलवे में हड़ताल शुरू हुई और पूरे रूस को अपने आगोश में ले लिया। इन तूफानी दिनों में मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी रचनात्मक पहल का नजारा देखने को मिला, जब मजदूरों ने अपने वर्ग संघर्ष के नए और मजबूत हथियार बतौर मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियत को जन्म दिया। जनवरी 1906 में पूरे रूस में हड़तालों का आंकड़ा 4,40,000 से ऊपर चला गया। पिछले पूरे एक दशक में जितने मजदूर सड़क पर नहीं उतरे थे, उससे भी अधिक मजदूर एक महीने में रूस की सड़कों पर उतर आए। मजदूर वर्ग आंदोलन को एक जबरदस्त गति मिली। रूस में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जापान के साथ शांति संधि के बाद जारशाही को युद्ध से राहत मिली और उसने सरमाएदारों में क्रांति के डर का फायदा उठाकर मजदूर वर्ग और क्रांति के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। 1905 के बाद रूस के उद्योगों में बड़ा बदलाव आया। बड़ी तेजी के साथ अधिक से अधिक उद्योग ताकतवर पूंजीपति गुटों के हाथों में सिमटने लगे। रूस में पूंजीवाद बढ़ते पैमाने पर इजारेदार पूंजीवाद यानी साम्राज्यवाद में बदलने लगा। 1908 से 1912 के वर्ष क्रांतिकारी कार्यवाही के लिए सबसे कठिन वर्ष थे, लेकिन बोल्शेविकों को यह यकीन था कि क्रांतिकारी आंदोलन में फिर से उठाव आएगा और उस वक्त के लिए खुद को तैयार करने और मजदूर वर्ग की ताकत बटोरने में जुट गए। 1905 के बाद से इस पूरे दौर में बोल्शेविकों का मूलभूत लक्ष्य रहा जारशाही का तख्ता पलट करना, जनवादी क्रांति को उसके अंजाम तक पहुंचाना और समाजवादी क्रांति की ओर बढ़ना। यह दावपेच मेंशविकों के दावपेच के बिल्कुल विपरीत था। उनका दावपेच था जारी राजशाही की जगह पर सरमाएदारी लोकशाही। इस दौर में जनवरी 1912 में आयोजित की गई रूस की सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की प्राग सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना है। इस सम्मेलन में मेंशविकों को पार्टी से निकाल दिया गया। प्राग सम्मेलन से एक नई तरह की पार्टी की शुरुआत हुई, लेनिनवाद की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, जिसमें एक क्रांतिकारी लाइन के इर्द गिर्द मजबूत एकता कायम की गई। 1912 में क्रांति के उभार के नए चिन्ह नजर आने लगे, जब अप्रैल मई के महीने में विशाल राजनीतिक हड़तालें शुरू हो गईं। मई दिवस के अवसर पर हुई हड़ताल और प्रदर्शनों में 4 लाख से अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया और जनवादी गणतंत्र, काम के 8 घंटे और जमींदारों की जमीन को हड़प करने की मांग उठाई गई।
1914 में प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध साम्राज्यवादी ताकतों के बीच दुनिया के बंटवारे के लिए युद्ध था। तमाम शोषक वर्गों के हितों की हिफाजत के लिए एक देश के मजदूरों और किसानों को दूसरे देश के मजदूरों और किसानों का कत्ल करने के लिए उकसाया जा रहा था। द्वितीय इंटरनेशनल की तमाम यूरोपीय सामाजिक जनवादी पार्टियों ने पितृभूमि की हिफाजत करने की शोवीवादी भूमिका अपनाई। लेकिन रूस की बोल्शेविक पार्टी द्वितीय इंटरनेशनल की इस सामाजिक शोवीवादी भूमिका के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई। बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की दुनिया के मजदूरों एक हो इस नारे की हिफाजत में बहादुरी से खड़ी रही। बोल्शेविक पार्टी ने रूस के मजदूरों, किसानों और सैनिकों को इस साम्राज्यवादी युद्ध को सरमाएदारों के राज के खिलाफ क्रांतिकारी गृह युद्ध में बदलने का बुलावा दिया। 1917 वर्ष की शुरुआत रूस में विशाल हड़तालों और प्रदर्शनों के साथ हुई, जिसमें देश के सभी बड़े शहरों में हजारों लाखों की तादाद में मजदूर शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हजारों महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर आए। अगले कुछ दिनों में इन राजनीतिक हड़तालों और प्रदर्शनों ने लोकप्रिय क्रांतिकारी उठाव का रूप ले लिया और लाल झंडों और बैनर हाथ में उठाए मजदूर, किसान और सैनिक जारशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवादी जंग मुर्दाबाद, हमें रोटी चाहिए जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। 1905 में पैदा हुई सोवियत की यादें मजदूरों के दिलों में ताज़ा हो गई और फरवरी 1917 में उन्होंने सोवियतों की रचना फिर से शुरू करी। रूस में सभी प्रमुख शहरों में मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत उभर कर आई और देहातों में किसानों के प्रतिनिधियों के सोवियत बनाए जाने लगे। 12 मार्च को देश की राजधानी पेट्रोग्राद में तैनात सैनिकों ने हड़ताल प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। महिला प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों को प्रदर्शन में शामिल हो जाने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। सैनिकों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करने की खबर पूरे देश भर में आग की तरह फैल गई। इस खबर ने देश भर में मजदूर और किसानों को बगावत करने के लिए प्रेरित किया। 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय को सारी सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जार की हुकूमत का तख्ता पलट हो गया और उसकी जगह रूसी संसद डूमा में बैठी पार्टियों की एक अस्थायी सरकार बनाई गई। 1917 के पहले 6 महीने तक सोवियतों में बोल्शेविकों की बहुमत नहीं थी। सोशलिस्ट क्रांतिकारी पार्टी और मेंशेविकों के प्रभाव में सोवियतों ने अस्थायी सरकार का समर्थन किया। इसके बाद के समय में बोल्शेविक पार्टी ने लोगों को समझाया कि अस्थायी सरकार सरमाएदारी और साम्राज्यवादी थी। सोवियतों के राज में ही लोगों की शांति, जमीन और रोटी की मांग पूरी हो सकती है। इस प्रकार अक्टूबर क्रांति की जीत के लिए पार्टी ने आत्मगत हालातें तैयार की। लेनिन ने साफ साफ समझाया कि हमारी क्रांति सरमाएदारी क्रांति है, अतः मजदूरों को सरमाएदारी राजनेताओं के धोखों के प्रति लोगों को सजग कर देना होगा। लोगों को सिखाना होगा कि इन राजनेताओं के कथन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी ही ताकत, अपने ही संगठन, अपनी ही एकता और अपनी ही हथियारों पर भरोसा करना चाहिए। जंग मुर्दाबाद की लोगों की मांग को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अस्थायी सरकार सीमा पर सैनिकों को भेजती रही, परंतु इससे क्रांति की लहर में कोई कमी नहीं आई और पेट्रोग्राद के मजदूरों, सैनिकों और नौसैनिकों के स्वतः स्फूर्त विद्रोह जारी रहे। बोल्शेविक पार्टी ने इन विद्रोहों में भाग लेकर उन्हें और संगठित और मजबूत बनाया। बोल्शेविक सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों के मार्चों को पेट्रोग्राद सोवियत के मुख्यालय पर यह मांग लेकर गए कि सोवियत सत्ता को अपने हाथों में ले और साम्राज्यवादी सरमाएदारों से नाता तोड़े। प्रतिक्रिया में
अस्थायी सरकार ने शांतिपूर्ण विद्रोह प्रदर्शनों पर प्रचंड दमन शुरू किया, सैनिकों के क्रांतिकारी दस्तों को बर्खास्त किया और बोल्शेविक पार्टी व उसके नेताओं पर हमला करना शुरू किया। इस परिस्थिति में पार्टी भूमिगत हो गई और सरमाएदारी राज्य का सशस्त्र तख्ता पलटने की तैयारी में लग गई। बोल्शेविकों के लगातार प्रचार से अब तक मॉस्को और पेट्रोग्राद के सोवियत बोल्शेविकों के पक्ष में आ गए थे। बोल्शेविकों ने अंतिम संघर्ष की योजना बनाई जिससे सत्ता मजदूरों के हाथ में आ जाए। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और पार्टी प्रतिनिधियों को सैनिकों के बीच बगावत आयोजित करने का निर्देश दिया। बगावत को नेतृत्व देने के लिए पेट्रोग्राद सोवियतों की एक क्रांतिकारी सैन्य समिति बनाई गई। 6 नवंबर को रेड गार्डों ने विंटर पैलेस की तरफ कूच किया। विंटर पैलेस पर हमले की अंतिम घड़ी आ गई थी। 7 नवंबर की रात को सशस्त्र बगावत विजयी हुई। सर्व रूस के सोवियतों का दूसरा महाधिवेशन रात 10:45 पर स्मोल्नी में शुरू हुआ। दूसरे महाधिवेशन में घोषणा की गई कि पेट्रोग्राद मजदूरों व गैरिसन की सफल बगावत और अधिकांश मजदूरों, किसानों, सैनिकों के समर्थन के आधार पर यह महाधिवेशन सत्ता अपने हाथों में लेता है। सर्व रूस के सोवियतों के दूसरे महाधिवेशन ने लेनिन के नेतृत्व में पहली सोवियत सरकार का गठन किया। 8 नवंबर की रात को सोवियतों के दूसरे महाधिवेशन ने शांति पर फरमान पारित किया। महाधिवेशन ने सभी हमलावर देशों को बुलावा दिया कि कम से कम 3 महीनों को युद्ध विराम करें ताकि शांति बहाल करने के लिए वार्ताएं की जा सके। साथ ही साथ सबसे विकसित और युद्धरत सबसे बड़े राज्यों वाले 3 देशों के यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के वर्ग सचेत मजदूरों से महाधिवेशन ने अपील की। उन मजदूरों को बुलावा दिया गया कि वे शांति के हित में और साथ ही मेहनतकश व शोषित जनसमूह की हर प्रकार की गुलामी व हर तरह के शोषण से मुक्ति के हित के लिए उठाए कार्य को सफलपूर्वक पूरा करें। उसी रात को सोवियतों के दूसरे महाधिवेशन ने भूमि पर फरमान को पारित किया, जिसने उद्घोष किया कि भूमि की भूमालिकी को अब से हमेशा के लिए बिना मुआवजा दिए अंत कर दिया गया है। इसकी जगह पर भूमि की मालिकी जन समूह की या राज्य की होगी। जमींदारों, जार के परिवार और मठों की भूमि मेहनतकशों के इस्तेमाल के लिए मुफ्त में दी गई। कोयला, तेल, अयस्क आदि सभी खनिज, जंगल और जल संसाधन जन समूह की संपत्ति बन गए। महान अक्टूबर क्रांति की जीत से दुनिया भर में मजदूरों और दबे कुचले लोगों के संघर्षों पर बहुत गहरा असर हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य उन्नत पूंजीवादी देशों में मजदूर अपने कई अधिकारों के लिए कानूनी मान्यता हासिल करने में कामयाब हुए। जिन देशों में लोग बस्तीवादी दास्तां के तले तड़प रहे थे, उनके राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में उभार आया। हिंदुस्तान में भी महान अक्टूबर क्रांति की जीत से मजदूर वर्ग को खुद अपने सर्व हिंद संगठन की स्थापना करने की प्रेरणा मिली और 1920 में सर्व हिंद ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया। वर्ष 1921 के पहले 6 महीने में 15 लाख से अधिक मजदूरों ने 1919 के रॉलेट कानून के खिलाफ राजनीतिक हड़तालों में हिस्सा लिया। इस काले कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टियों के अधिकतर क्रांतिकारी तत्वों को भी रूसी क्रांति ने प्रेरित किया था और राह दिखाई थी। आज हिंदुस्तान के मजदूर और किसान पूंजीवादी हमले के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर रहे हैं। कई औद्योगिक इलाकों और शहरों में मजदूर एकता कमेटियां उभर कर आई हैं। कई देहाती इलाकों में मजदूर किसान कमेटियां उभर कर आई हैं। कई रिहायशी इलाकों में स्थानीय लोकराज समितियां निर्माण की जा रही हैं। संघर्षों के इन साधनों को अगुवाई देना
और इनको भविष्य के श्रमजीवी राजसत्ता के निकाय बतौर विकसित करना, यह कम्युनिस्टों की जिम्मेदारी है। ठीक उसी तरह जैसे कि बोल्शेविकों ने अपने देश में सोवियतों का निर्माण किया था। आओ हम सब मिलकर अपने देश में श्रमजीवी क्रांति की जीत के लिए आत्मगत हालात पैदा करते हुए महान अक्टूबर क्रांति का सम्मान करें। दुनिया को हिला देने वाली इस ऐतिहासिक घटना की शताब्दी के अवसर पर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी का यह बुलावा है।